11 जुलाई 2006 यानी कि आज से करीब 2 दशक पहले मुंबई दहल उठी थी सिलसिलेवार बम धमाके से। 7 ट्रेनों में 7 धमाके हुए थे। फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में 6:30 बजे का लगभग वक्त था और लगा था कि हम इंसाफ की ओर बढ़ रहे हैं जब एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही थी। एटीएस ने किस तरह से अपने मामले को पुख्ता तरीके से रखा और 2015 में विशेष अदालत ने 5 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन आज चौंकाने वाला फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आया है जब 12 दोषियों को बरी कर दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा फैसला और एक तरीके से ये झटका हम मानेंगे एटीएस के लिए भी, पीड़ितों के लिए भी और सरकारी पक्ष के लिए भी। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। जितेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर, क्योंकि मीडिया कर्मियों के लिए भी बहुत चौंकाने वाला फैसला रहा। जी बिल्कुल पूजा, देखिए ये वाकई में चौंकाने वाला फैसला है, खास करके उन पत्रकारों के लिए जिन्होंने कि उस घटना को कवर किया था और बाद में उसका मुकदमा भी कवर किया, ट्रायल भी कवर किया, इन्वेस्टिगेशंस को जिन्होंने फॉलो किया था। अब इन 12 लोगों को अगर अदालत ने बरी कर दिया है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि फिर आखिर ब्लास्ट कराए किसने। तो अगर ये लोग बेगुनाह हैं, इन्होंने ब्लास्ट कराए नहीं, तो जो असली गुनहगार हैं क्या वो अभी भी छूटे हुए हैं, क्या वो अभी भी बाहर हैं और हम उनकी पहचान क्यों नहीं कर पाए। ये सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार और जो जांच एजेंसी है महाराष्ट्र एटीएस, उनके ऊपर सवाल खड़े करती है, उनके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल खड़े करती है। और साथ में प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से इस केस को अदालत के सामने रखा उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपने इसका मतलब या तो सही आरोपी पकड़े नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने सही आरोपी पकड़े तो आपने उनके खिलाफ इतना तगड़ा कानूनी मुकदमा नहीं तैयार किया, ऐसे सबूत नहीं पेश कर पाए कि वो मामला अदालत में टिक सके। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदारी सामने आ रही है वो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र एटीएस की, इनकी जिम्मेदारी सामने नजर आती है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन्होंने बम धमाके नहीं किए तो फिर किसने किए। बिल्कुल। और जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में जो गवाह हैं उनकी गवाही को ही संदेहास्पद माना गया है, अब इसके बाद अगर अपील भी करती है सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाती है तो वो कितनी मजबूती से जा पाएगी। जो आरोपी थे उन्होंने अपना ये डिफेंस लिया अदालत के सामने कि हमें टॉर्चर किया गया, हमारे साथ क्रूरता बरती गई, हमें मार पीट कर जो है जबरन हमसे चीज़ें कबूल करवाई गई, हमसे उगलवाया गया और हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था और हमसे जो कुछ भी कहलवाया गया वो हमारे खिलाफ ही बतौर सबूत इस्तेमाल हुआ, जबकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, हम दोषी नहीं थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक आरोपी ऐसा था जिसका नाम था अब्दुल वाहिद, उसको निचली अदालत ने ही बरी कर दिया था। उसने बरी होने के बाद में एक किताब लिखी, इनोसेंट प्रिजनर्स नाम की, बेगुनाह कैदी नाम की उसने किताब लिखी और उसमें बड़े ही विस्तार से उसने जिक्र किया है कि कैसे उसके साथ और उसके साथ जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ बर्बरता की गई, उनको मारा पीटा गया और कैसे उनसे झूठे बयान जो है लिए गए। अब हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है, एटीएस का कहना है कि ये तो हर आरोपी जो है अपने डिफेंस में कहता ही है कि हमारे साथ जो है पुलिस ने मारपीट करके बयान लिया। एक स्टैंडर्ड डिफेंस लगभग सभी का होता है, लेकिन अगर हम वाहिद की बात को मानते हैं तो उसमें वो बड़े ही एलैबोरेट तरीके से बताता है कि किस तरह से मारपीट करके, क्रूरता करके इनसे बयान लिए गए थे। और कहीं ना कहीं अदालत ने इसी बात को माना है कि ये जो बयान लिए गए थे जिसके आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने अपना केस खड़ा किया था वो कमज़ोर है और उनकी बिना पर जो है किसी को फांसी की सज़ा या किसी को उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती और वो केस भी उनके खिलाफ गुनाह भी साबित नहीं होता है। बिल्कुल। जितेंद्र, अब हम आते हैं उस शाम की बात पर जब आप इसको खुद कवर कर रहे थे, 11 जुलाई 2006 की शाम, उसके बारे में भी बताइए और जिस तरह से इसकी प्लानिंग हुई थी, क्योंकि मीडिया ने भी उसको सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट किया था कि बम कहाँ पे रखा गया, बम कहाँ पे बनाए गए, कहाँ से ये पूरी साजिश रची गई, किस तरह से लश्कर तैयबा का इन्वॉल्वमेंट था, बाद में किस तरीके से बाकी नाम भी और आए थे। उस दिन मेरा वीकली ऑफ था, मैं जिस चैनल में काम करता था वहाँ पर उस दिन मेरा वीकली ऑफ था और मंगलवार का दिन था। अमूमन ऑफ संडे के दिन होता है, लेकिन संडे को हुआ ये था कि शिवाजी पार्क में एक दंगा हो गया था। जो वहाँ पर मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा है उस पर कुछ लोगों ने कालिक पोत दी थी और उसकी वजह से शिवसैनिक भड़क गए थे और वहाँ पर बड़ा दंगा हो गया था। तो मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करके उस दिन काम करना पड़ा था, तो उसका कॉम्प ऑफ मैंने मंगलवार को लिया था। मंगलवार की शाम को साउथ मुंबई में न्यू एक्सेलसियर नाम का एक सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पर क्रिश नाम की एक फिल्म लगी हुई थी। तो मैं शाम को उस मूवी को देखने पहुँचा था। फिल्म शुरू ही हुई थी, अराउंड 6:30 के आसपास का वक्त होगा कि मुझे एक शख्स का फ़ोन आया जिसका नाम था ओडिस्टियन गोम्स। मैं जिस चैनल में काम करता था वहाँ का ये प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करता था। तो उसने बड़े ही बदहवास
आवाज़ में मुझसे कहा चीखते हुए, अरे जीतू भाई यहाँ पर मेरे घर के सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ट्रेन में जो है ना ट्रेन का पूरा डब्बा फट गया है, सब लोगों की बॉडीज हर तरफ बिखरी हुई है, हर तरफ खून है और उस डिब्बे में आग लग गई है। तो मुझे लगा है तो बहुत बड़ी खबर अगर ट्रेन में इस तरह का धमाका हुआ है। बट फ्लैश करने से पहले मैंने सोचा पुलिस से क्यों ना कंफर्म कर लूं। तो उस वक्त अरूप पटनायक जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे मुंबई पुलिस के। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा क्या ऐसा कुछ हुआ है। तब उन्होंने बताया कि हाँ ये खबर कंफर्म है कि खार में एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास जानकारी और 2-3 जगहों पर ब्लास्ट की आ रही है कि इसी तरह से ब्लास्ट वहाँ पर भी हुए। तब मुझे लगा कि ये शायद जो है एक टेररिस्ट अटैक है जो एक साथ साइमल्टेनियसली कई जगहों पर हुआ है। तो फिर मैं तुरंत बाहर निकला सिनेमा हॉल से मेरी मोटरसाइकिल पर। तब हमारा ऑफिस महालक्ष्मी में हुआ करता था। मैंने कैमरामैन को तैयार रहने के लिए कहा, अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पार्क की महालक्ष्मी ऑफिस में, और फिर ऑफिस की कार में बैठकर हम जो सबसे नियरेस्ट स्पॉट था ब्लास्ट का, माटुंगा रोड का, हम वहाँ जाने के लिए निकले। लेकिन ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ था कि पूरा लोकल ट्रेन का नेटवर्क जो है वो बंद हो गया था। तो सड़क पर काफ़ी वाहनों की भीड़ जमा हो गई थी, ट्रैफिक जैम लग गया था, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे हम दादर तक पहुंचे थे। फिर दादर पे मैंने और मेरे कैमरामैन ने अपनी कार को छोड़ दिया और हम वहां से पैदल चलते हुए माटुंगा रोड स्टेशन तक पहुंचे। इस बीच भारी बारिश हो रही थी। जब माटुंगा रोड स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा कि जो फर्स्ट क्लास का डब्बा था वो उसकी छत पूरी तरह से फटी हुई थी और डब्बे के टुकड़े यहाँ बिखरे थे। लोगों के शव, हाथ, उंगलियां, पैर, सर, धड़ सब अलग अलग बिखरे हुए थे और खून था। और खून, चूंकि पानी बहुत बरस रहा था तो खून और पानी एक दूसरे से मिल गए थे और ऐसे लग रहा था कि पूरा खून ही बह रहा है। उस पूरे इलाके में सब कुछ लाल लाल वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द नज़र आ रहा था और बहुत ही भयानक सीन था। आसपास के लोग आए थे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, रेलवे पुलिस भी पहुंची थी। और इस बीच में खबर आई कि और जगहों पर भी ब्लास्ट हुए थे और 2-3 घंटे में ये स्पष्ट हो गया कि कुल 7 ठिकानों पर ब्लास्ट हुए थे, वेस्टर्न रूट पर। बिल्कुल वेस्टर्न रूट पर। और ये ब्लास्ट जो है चर्चगेट से विरार की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में हुए थे। और हर लोकल ट्रेन में आपको पता होगा कि 3 फर्स्ट क्लास के डब्बे होते हैं, तो जो बीच का फर्स्ट क्लास का डब्बा था उसमें बॉम्ब रखे गए थे। और ये खास करके ये ब्लास्ट जिस वक्त हुए थे, स्टॉक मार्केट जब बंद हो जाता है उसके बाद में जब भीड़ निकलती है तो मुझे लगता है उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके रिपरकशन के तौर पर ये धमाके कराए गए हों, क्योंकि इसके पहले कुछ एक और आतंकी हमले मुंबई में हुए थे जिसमें गुजरातियों को टारगेट किया गया था। और हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर गुजराती कारोबारी ही रहते हैं और वेस्टर्न सबर्ब्स में भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि खार से लेकर के दहीसर तक गुजरातियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गुजराती पॉपुलेशन है। तो मुझे तब ये अंदाज़ा लगा कि ये शायद उन्हीं को टारगेट करने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। और फिर उसके बाद में जब ये खबर कंफर्म हो गई थी तो फिर हमने चैनल्स पर उसको फॉलोअप किया और उसके इन्वेस्टिगेशंस को फॉलोअप किया। पूजा, जब इस मामले की तहकीकात शुरू हुई तो पहले महाराष्ट्र ATS ने इसकी जाँच अपनी शुरू कर दी। जाँच शुरू करने के बाद महाराष्ट्र ATS का ऐसा कहना था कि ये जाँच, ये जो धमाके हुए, साजिश हुई, ये पाकिस्तानी संगठन, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिए थे। और इसमें जो पाकिस्तानी थे वो तो काम करके निकल गए, लेकिन जो इंडियंस थे उनको ATS ने पकड़ा था। और मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी इस पूरी जांच की कि वो पाकिस्तानी हाथ नहीं लग सके थे और सिर्फ इंडियंस को ही इन्होंने पकड़ा था, पाकिस्तानी लोग निकल गए थे। तो और उनसे पूछताछ में ये पता चला कि गोवंडी की झुग्गी बस्ती में एक कमरे में इन्होंने उन बम को तैयार किया था और प्रेशर कुकर में एक्सप्लोजिव्स रख के अलग अलग लोकल ट्रेनों में प्लांट किया गया था। तो ये पूरी बात उस जांच में निकलकर सामने आई थी। 2006 में ये सारा कुछ हो गया था, लेकिन 2 साल बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। एक तरफ ATS ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, दूसरी तरफ राकेश मारिया जो कि उस वक्त क्राइम ब्रांच के चीफ थे, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के, उन्होंने एक दूसरा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ आरोपी पकड़े हैं जो इंडियन मुजाहिदीन के हैं और इन्होंने ब्लास्ट कराया है। तो मतलब घटना एक थी, लेकिन 2 अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए। ATS कह रही थी कि हमारे पास जो आरोपी हैं उन्होंने ब्लास्ट कराए, दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच कह रही थी कि हमारे पास जो आरोपी हैं उन्होंने ब्लास्ट कराए।
फिर आगे होता ये है कि जो क्राइम ब्रांच के आरोपी होते हैं उनसे एटीएस की टीम पूछताछ करती है और फिर ये कंक्लूड करती है कि जो एटीएस ने आरोपी पकड़े थे वही असली आरोपी हैं। जो क्राइम ब्रांच के पकड़े गए आरोपी थे वो झूठ बोल रहे थे, जांच एजेंसियों को कंफ्यूज कर रहे थे और इस तरह से ये जांच जो है फिर एटीएस ने ही आगे बढ़ाई और एटीएस ने ही उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया था। बिल्कुल जितेंद्र, और एटीएस के लिए ही बड़ा झटका होगा सरकारी पक्ष के लिए। तो देखते हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से मन बना भी रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, किस तरह से अपने सबूतों को रख पाएगी। यहाँ पर जो 12 दोषी थे जिनमें से एक की जान गई, यानी कि जो 11 दोषी हैं जो बरी अब हुए हैं, अब उनको लेकर किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस धमाके में जो 180 से ज़्यादा जाने गई, 800 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं, उनको लेकर उनके इंसाफ का अब क्या होगा। क्योंकि सवाल यही है कि आखिर ये निर्दोष हैं तो फिर दोषी कहाँ हैं और क्या वो खुलेआम हमारे बीच, हमारे समाज में इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं। यही सवाल कायम है और बहुत ही चौंकाने वाला ये आज का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का है। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए।